हेलो गाइस, आज जो हमारा पेट टेस्ट सेट होने वाला है वो आपका 18वें नंबर का आपका पेट टेस्ट सेट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपके 17 पेट टेस्ट सेट हो चुके हैं। ठीक है, जिसने भी वो नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, क्योंकि ये आपके 2025 में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और मैंने कल उसका एक वीडियो भी बनाया था। और उसका भी जो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका पेट टेस्ट सेट है वो आपका 5 फेब से स्टार्ट होने वाला है। मतलब उससे हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जब तक हम रोज पेट टेस्ट सेट करेंगे। और उसमें हम क्या हैं, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा कि टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है। ठीक है, आपका एएलपी का एग्जाम हुआ है और आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, तो वही क्वेश्चन हम इसमें रखने वाले हैं और यह पूरे लेटेस्ट पैटर्न पर हैं और इन्हीं के आधार पर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर आपका आने वाला है। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें और इसकी इस सीरीज के लिए आप जुड़ना ना भूलें। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका समय और कार्य से है। इसे हम एक वन लाइनर तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? सी डी से 4 गुना कुशल है। सी जो है वो डी से, यदि मैं डी को 1 मान लूं तो सी जो है डी से 4 गुना कुशल है। तो इनका हमने रेशो बना लिया 4:1 का। सी एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। ठीक है, सी को एक काम करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। ठीक है, 63 दिन कम लग रहे हैं, जबकि अनुपात में कितने दिन लग रहे हैं? कम, 3 लग रहे हैं। तो 3 से हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो आ जाएगा कितना? 21। ठीक है, अब आप किसी से भी गुणा करके, किसी की भी कार्य क्षमता से गुणा करके आप कुल कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया एक सी की क्षमता से। ठीक है, तो कितना कितना आ गया कुल काम? ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया क्या? कुल काम। अब उसने बोला क्या है, यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो 84 काम। ओके, और कितने की क्षमता से दोनों लोग? 4 और 1 5। 4 और 1 5 की क्षमता से जब दोनों काम करेंगे, 5 से जाएगा ये 16 बार। ठीक है, अब बचेगा आपका कितना? 4, 5 से जाएगा ये आपका 8 बार। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली प्रैक्टिस सेट में भी किए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रेशो निकालना है, मतलब आपको क्षमता निकालना है जो कि दी गई है आपके क्वेश्चन में, और फिर हमें कुल काम निकालना है। ठीक है, क्षमता को जब हम काम से गुणा करते हैं तो हमें कुल कार्य मिल जाता है। तो उसने बोला क्या है, दोनों को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की क्षमता से हमने दिन निकाल लिया कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा कुल कार्य से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी शिफ्ट में। ठीक है, 7 मार्च की हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम एक काम को 29/2 दिन में कर सकता है। आप ऐसा का ऐसा ही लिख रहने दीजिए, 29/2 में आपका कौन? एम कर रहा है। ठीक है, इसकी हम ऐसे ही क्षमता निकालेंगे, आप देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद में एन जो है वो 13/2 दिन में कर रहा है। 13/2 दिन में कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऐसी क्षमता निकालनी हो, मतलब आपको एलसीएम लेना हो, जब भी आपको ऐसी संख्या दिखे, सबसे पहले आप ऊपर वाली संख्या का आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, आपको केवल ऊपर वाली संख्या का ही एलसीएम लेना है। तो 39 और 13 का एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा आपका 39 ही आ जाएगा। ठीक है, 39 से जाएगा ये एक बार। अब देखो इसे कैसे भाग करेंगे? 39 बटे में आपका 39, और जो आपका 2 है, जो नीचे 2 आएगा वो पलट कर आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, 39 से 39 कर जाएगा, केवल आपका 2 बचने वाला है, तो इसमें जाएगा केवल 2 बार भाग। अब 13 से कितनी बार जाएगा? 13 से 3 बार। ठीक है, और ये आपका गुणा में आपका 2 रहेगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। आपको ऐसे एलसीएम लेना है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। अब ये जाएगा 13 से ये 39 से ये 2 बार जाएगा, और 13 तिया कितना होता है? 39, और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, तो 39 कुल हमारा काम है, और किससे करवाना है? दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो 6 और 2 8 की क्षमता से जब दोनों काम करेंगे तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 39/8 दिनों में दोनों लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दी रहे तो आपको केवल ऊपर वाली संख्या का ही एलसीएम लेना है। ठीक है, इसमें हमने ऐसे के लिया। ठीक है, मैं अलग से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई 2/4 दिया गया है, और मान लो ये 5/2 दिया गया है, तो इनका हम एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे? ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका कितना? 10। ठीक है, अब 2 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? यह आ जाएगा आपका 10, तो यह आ जाएगा आपका 2, और जो आपका 4 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा 2 से जाएगा ये 5 बार, 5 चौके 20, यानी इसकी जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? वो आपकी 20 आ गई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से डायरेक्ट से काट दीजिए कितनी बार? 5 बार, और 5 का 4 में 3 गुणा होगा, तो आप ऐसे क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय दूरी व चाल से दिया गया है, और मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है, जब 2 कार या ट्रेन जब समान दिशा में चलती हैं तो उनकी जो चाल जो है वो माइनस हो जाती है, और जब वो विपरीत दिशा में चलें, ठीक है, आमने सामने चलें, तो वो आपकी चाल दोनों प्लस हो जाती हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसको भी आप न भूलें, ठीक रहेगा। कैसा? वो रहेगा आपका D = S × T। कैसे करेंगे? 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि विपरीत में चलेंगी तो चालें ऐड होंगी, और एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें माइनस होगी। एक कार 55 किलोमीटर/आवर की चाल से और दूसरी आपकी 75 किलोमीटर की चाल से, 3 घंटे के बाद वो कितनी दूरी तय कर लेंगी। ठीक है, तो हमारा जो D बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 55 में से आप 75 घटा लीजिए। ठीक है, तो 75 - 55। ठीक है, और कितने घंटे चलाना है? हमें 3 घंटे इसे चलाना है। तो D बराबर आपका 75 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा? 20, और गुणा में 3, तो दूरी कितनी तय होगी? वो होगी आपकी 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। ये तो मुझे आपको बताने में समय लगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एसआई से दिया गया है। यदि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है, इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले तो मैंने ऐसे आपके कॉन्सेप्ट की एक वीडियो अलग से बनाई है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, और मैं इस क्लास में भी आपको बताऊंगा। इसके आपके 3 टाइप होते हैं जो कि मैंने उस वीडियो में सारे क्लियर किए हैं। ठीक है, और एसएससी जीडी की परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं, आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी ऐसा बोले 2 गुनी 3 गुनी तो हमें क्या करना है, n-1 जितनी भी बोले 2 गुनी तो हम 2 में से 1 घटा देंगे, और बटे में या तो आपको रेट दिया गया होगा या तो टाइम दिया गया होगा, और आपको गुणा में आपका 100 कर देना, तो आपको दर मिल जाएगी, और समय पूछा होगा तो आप समय मिल जाएगा। यदि आपसे समय पूछा होगा तो आपको दर दी गई होगी, और यदि आपसे दर पूछा होगा तो आपको समय दिया हुआ है। ठीक है, और गुनी में से हमें 1 घटा देना, जैसे बोले 3 गुनी तो 3 में से 1 हम घटाकर लिखेंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात उसने क्या बोला है, 8 वर्ष 6 माह। 8 वर्ष इसे हम महीने में बदल देंगे, तो कैसे बदल देंगे, सॉरी साल में बदल देंगे, तो 6 माह को हम 12 से भाग कर देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी हो जाएगा कितना 12। अब 2 8 दूनी 16 और 1 17/2 हमारा समय आ गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा न्यू समय कितना आ गया, 17/2 आ गया। अब हम इसे साइड में लिखा रहने देते हैं। अब उसने क्या बोला है, स्वयं की 2 गुनी, तो हम क्या करते हैं, गुनी में से हम 1 घटाते हैं, तो 2 गुनी बोला है तो n-1 n-2 यानी कितना आ जाएगा 1, और बटे में आ जाएगा आपका 17/2, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। अब आप देखिएगा ये 2 है, यह ऊपर चला जाएगा, तो 2 और गुणा में आपका 100, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 200, यह आ जाएगा आपका 200, और अपॉन में 17 आपका है ही। 17 से जाएगा एक बार, फिर जाएगा 17 से एक बार। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हमारा 11 से स्टार्ट है, तो वो केवल आपका ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा 11 से स्टार्ट है, और आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इकाई अंक देख सकते हैं ऑप्शन में, और आप अपना ऑप्शन भी मिला सकते हैं कि हमारी, जैसे हमने ऐसे मिला लिया कि हमारा जो उत्तर होगा 11 से स्टार्ट होगा, तो वही हमारा राइट उत्तर होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको 11.76% ही मिलने वाला है। ठीक है, और इसके मैंने आपको बताया 3 टाइप होते हैं। ठीक है, और यदि आप तीनों टाइप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एलसीएम एचसीएफ से है। इसका पूछने का तरीका थोड़ा आपका कैजुअल होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन आता है। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30, 40 और 60 के बाद बदलती हैं, 30 मिनट में वो कितनी बार बदल देंगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 30 और 40 और 60, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसा लिया जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो आप उसका मल्टीपल करते जाइए। जैसे 60 एकम 60, 30 का भाग 60 में जाता है, नहीं जाता, 40 का भाग नहीं जाता, तो हम 120 ले लेंगे, एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा। ये 30 से भी काटेगा, 40 से भी काटेगा, 60 से भी काटेगा। ठीक है, अब 120 इसका एलसीएम आ गया, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे 120 सेकंड, यानी होगा ये आपका 2 मिनट। 120 सेकंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका 2 मिनट भी बोल सकता हूँ। अब उसने बोला है 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, आपका 2 से हम इसे भाग कर देंगे, जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। 30 सेकंड में ये 30 मिनट में आपकी 15 बार बजने वाली हैं, क्योंकि हर 2 मिनट में ये बजती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बनते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि मान लो उसका सीपी 100 है, ठीक है, तो उसने एमपी कितना कर दिया, मार्केट प्राइस कितना कर दिया, वो कर दिया आपका 25% अधिक बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ा दिया, 125 कर दिया। ठीक है, और यदि वह किसी ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देता है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आपको पता है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है कि डिस्काउंट हमेशा आपका मार्केट प्राइस पर दिया जाता है और लाभ हमेशा आपका सीपी पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हमें 125 पर 20% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो 125 का हम 20% का डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो यह जाएगा कितनी बार, 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये आपका 5 बार, तो इसमें कितने का डिस्काउंट आ गया, आप बोलेंगे केवल 25 का ही आ गया। अब 125 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आपको 100 की चीज़ आपको 100 में ही बेचनी पड़ेगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आपकी बन जाएगी। तो ऐसे में उसका किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा लाभ हो या हानि हो, कभी कभी ऐसा भी केस बन जाता है। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करेंगे कि आपका, आप देख सकते हैं सीपी आपका 100 है और 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी 125 कर दिया, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। यदि 20% का डिस्काउंट दिया गया तो 125 का 20% आपका 25 ही होता है। ठीक है, अब उसके लिए लाभ क्या होगा, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि 100 की वस्तु उसने 100 में ही बेच दी, तो किसी भी प्रकार का उसको लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एचसीएफ से है। ठीक है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है, यदि आपसे एचसीएफ पूछे महत्तम समावर्तक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाली जब भी आपको फ्रैक्शन दी हो, मान लो ऐसी फ्रैक्शन दी हो और आपसे एलसीएम पूछा हो, ठीक है, तो आपको ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या को आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, यदि वो एचसीएफ पूछे तो एलसीएम पूछे, तो यदि वो उल्टा पूछे, यदि उसने ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है महत्तम समावर्तक, तो हम ऊपर वाली संख्या का आपका एचसीएफ लेंगे, ठीक है, और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप गलत उत्तर निकाल देंगे। 4/11 और आपका 16/33 का हमें महत्तम समावर्तक, यानी हमें बताना है क्या, इसका एचसीएफ, ओके, और इसका बताना है हमें एलसीएम।
तो आपको पता होगा कि 4 और 16 इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या खोजनी होती है जो कि आपको 4 और 16 दोनों से विभाज्य हो, तो वो होगी आपकी 4। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 का भाग आपका 4 में भी जाता है, 4 का भाग आपका 16 में भी जाता है। यदि 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो कि जिसमें आपका 4 का भी भाग जाए, 16 का भी भाग जाए, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, हमेशा बड़ी वाली संख्या लीजिए, जैसे 33 का भाग आपका 11 में भी जाता है, 11 का भाग आपका 33 में भी जाता है, और 33 का भाग भी आपका 33 में जाता है। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल कर क्या आ गया, अब वो आएगा आपका 4/33। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको याद ये रखना है कि यदि उसने एलसीएम बोला तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे, और यदि उसने एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 240 ग्राम की एक मिक्स धातु में तांबे और लोहे का अनुपात आपका 7:5 है। ठीक है, जैसे आपका तांबा है और आपका लोहा है, ठीक है, ये आपके 7:5 में रेशो में दिए गए हैं। ठीक है, अब मिक्स धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। ठीक है, अब कुल आपका मिक्स धातु कितना दिया गया है 240, जबकि रेशो में कितना दिया गया है 7 और 5 12। ठीक है, तो हम इसे पहले 12 से विभाजित कर लेते हैं। 12 से जाएगा ये 20 बार, तो 20 का गुणा 7 में करेंगे तो यह जाएगा आपका 140 ग्राम आपका तांबा है, और 5 दूनी 10, यानी ये आपका 100 ग्राम आपका क्या है, लोहा होने वाला है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसी रेशियो को 7:13 बनाने के लिए हमें मिक्स धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। यदि लोहा मिला रहा है तो आपका तांबा कभी चेंज नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है जो भी वो चीज़ मिलाएगा, ठीक है, उससे हमें नहीं बोलना है, जो चीज़ से छेड़छाड़ी नहीं की है वो उसका रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो 140 का मान यदि 7 है, ठीक है, तो यह जाएगा कितनी बार, यह जाएगा आपका 20 बार। 7 दूनी होता है आपका कितना 14, यह जाएगा आपका 20 बार। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा आपका 260। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 260। तो 100 पहले से है और 260 नया बन गया, तो हमें कितना मिलाना चाहिए, आप बोलेंगे ये मिलाना चाहिए हमें 160। हमें इसमें क्या मिलाना चाहिए, वो मिलाना चाहिए हमें लोहा। ठीक है, मिक्स धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो वो हमारी 160 मिलाई जानी चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि हमें वही रेशियो हमें चाहिए कितना, 7:13। अब ये हमारा मिश्र धातु है और हमें चाहिए कितना, उसने बोला 7:13 के अनुपात में ये रेशो हो जाए, कुछ ऐसा करो। ठीक है, तो लोहा मिलाना है। अब लोहा, यदि लोहा मिलाया गया है तो हमारी जो क्या बोला, तांबा कभी चेंज नहीं होगा। यदि जो भी कोई वस्तु मिला रहा है और जो उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण में नहीं मिलाया, वो हमेशा आपका सेम ही रहने वाला है। तो 7 की वैल्यू अगर 140 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 20 गुना है, तो 13 का हम 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 13 दूनी होता है आपका 26, 260। यदि आपकी पहले वैल्यू आपकी 100 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई है 260, तो इसमें आपका 160 ग्राम आपका क्या मिलाना चाहिए, लोहा मिलाना चाहिए। तो ऐसा आप उत्तर निकाल सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट उत्तर होने वाला है। कुछ नहीं करना है, बस आपको रेशो निकालना है और फिर हमें उसमें देखना है कि कितनी मात्रा में दिया गया। उसने रेशो दिया है और कुल मात्रा दी गई है, तो हम उसका क्वांटिटी निकाल लेंगे। 140 ग्राम ये है और 100 ग्राम ये है। अब उसने बोला है इस रेशियो को हमें इस रेशियो में कन्वर्ट करना है 7 और 13 में, तो कितना लोहा मिलाया जाना चाहिए। यदि लोहा में परिवर्तन कर रहा है तो आपका तांबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि 7 का मान आपका 140 है तो 1 का मान कितना होगा 20, तो 13 का 20 में गुणा करेंगे तो 260। यदि पहले वैल्यू आपकी 100 थी तो अब बढ़कर हो गई है 260। तो इसमें कितना ग्राम लोहा मिलाया गया है, आप बोलेंगे 160। ठीक है, ऐसे आपको उत्तर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समानुपात से है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले हैं। ठीक है, तो पी को जो है आपका क्यू से रेशियो बना लेते हैं, यह जाएगा आपका पी अनुपात क्यू। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले हैं। यदि क्यू को आपका 100 अंक मिला है तो पी को कितने मिले हैं 20% कम, यानी मिले हैं कितने 80। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, आर को क्यू से 20% कम अंक मिले हैं। यदि क्यू को 100 मिले हैं तो आर को कितने मिले हैं 20% कम, यानी इसे 80 मिले हैं। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं। 20 से जाएगा ये 4 बार, 20 से जाएगा ये आपका 5 बार, 20 से जाएगा ये 4 बार, 20 से जाएगा ये 5 बार। अब हमें क्या बनाना है, पी क्यू और आर का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पी का रेशियो यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है, क्यू का रेशियो भी हमारे यहाँ पर 4 दिया गया है, और उससे अच्छी बात यह है कि आपका क्यू का रेशियो यहाँ भी आपका 4 दिया गया हो। यदि यहाँ पर 4 की जगह 6 होता, 7 होता, तो हम उसे एक सा बना दें, लेकिन यहाँ पर एक सा रेशियो दिया गया है, तो हमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा उसमें दिया है वही रेशियो हम लिख लेंगे। पी का अनुपात आ जाएगा 4, क्यू का अनुपात आ जाएगा 5 और आर का अनुपात जो आ जाएगा कितना 4। ठीक है, यदि आर को 160 मिले हैं, ठीक है, आर को 160 मिले हैं, 160 नंबर मिले हैं, जबकि रेशियो में 4 है। 4 का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब उसने बोला है पी को कितने मिलेंगे, पी को कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो 40 गुणा पी का अनुपात कितना दिया गया है, पी का अनुपात दिया गया है आपका 4, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो यह जाएगा कितना 160 आ जाएगा। आप ऑप्शन देख के भी आप बता सकते थे कि यदि पी को
पी और आर का रेशियो आपका 4:4 है, तो आपको सेम अंकों से मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 का उत्तर होने वाला है, ठीक है। ये आपका 160 आएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं दी गई होती तो हम उसे सेम करते, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ता है कि मिडल की कौन सी संख्या इसमें कॉमन है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्यू कॉमन है, यहाँ पर भी क्यू कॉमन है, तो उनका यदि रेशियो सेम नहीं होता तो हम उसे सेम बनाते, ठीक है। क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से है, और पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताया था एज्यूम करके। आप खुद ऐसे क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। माना 18 छात्र जो हैं उनकी औसत आयु आपको 54 दी गई है, ठीक है। उस समूह में से एक छात्र को शामिल करने के बाद, ठीक है, उनका औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति आपका आ गया, ठीक है, एक व्यक्ति क्या हुआ, वो आपका आ गया। तो 54 तो आपका औसत था, अब 18 से एक व्यक्ति आ गया तो कितना आ गया, कितने हो गए लोग, 19 हो गए। और वो बोल रहा है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रत्येक आदमी का 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। तो 19 लोगों का कितना वजन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका 19। आपको कुछ नहीं करना है, 54 में आपको 19 जोड़ देना है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा 9 4 13 5 6 और 1 7, जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 73। नए छात्र का भार कितना है वो बोलेंगे आप 73। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, 18 छात्रों का औसत 54 दिया गया है। अब उसने बोला एक नया छात्र को शामिल किया जाता है, तो आदमी कितने हो गए, 19 हो गए। और उसने बोला 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 19 लोगों का 1-1 किलोग्राम भार बढ़ जाता है उसके आने से। तो कुल वृद्धि कितनी हुई, 19 हुई। अब पहले औसत आपका 54 था, तो उसमें हमें 19 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो नया औसत होगा आपका 73 होने वाला है। और ऐसे आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सिंप्लीकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 413 में आपको 7 का भाग देना है, तो क्या करें, यहीं पर भाग दे देते हैं, ठीक है। 413 में जब हम 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यह आ जाएगा 7 पौना 35 होता है, बचेगा आपका 6 7 नाम 63, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस के 8 पंचे कितना होता है, वो होता है आपका 40 माइनस के 59, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। और 20 और 40 कितना हो जाएगा, 20 और 40 हो जाएगा कितना, आपको बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 60। 60 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 1, ठीक है। अब 59 का गुणा जब 1 में हम करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा केवल ऑप्शन नंबर 4, यानी हमारा 59 ही बचेगा। 1 का गुणा 59 में करेंगे तो 59 ही हमें शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, और इसका मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी और 20% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मूल्य ऊपर रखना है, और आपको नीचे रखनी है क्या, मात्रा। मूल्य आपको नीचे ऊपर रखना है और मात्रा हमें नीचे रखनी है, और कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है वो हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक है। और बराबर में सेम कंडीशन हमें दोहरा देनी है, मूल्य बटे मात्रा और गुणा में हमें 100 कर देना है, ठीक है। अब आपको बस इतना ही काम करना है, इतने फॉर्मेट में आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखिए, उसने बोला 1 रुपये में 12 टॉफी, 1 रुपये में 12 टॉफी और खरीदी हैं, तो सीपी हमेशा क्या होता है, वो होता है आपका 100% बराबर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, तो हमें एक्स रखना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी टॉफी बेच रहा है 1 रुपये में, ठीक है। और गुणा में हमें 20% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर हम 120 रख देंगे, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 12 से 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, 12 से आपका 12 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा। तो हमें 1 रुपये में 10 टॉफी बेचनी पड़ेगी। बहुत अच्छा फॉर्मेट है, आप यकीन मानिए आप बिल्कुल सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। बस आप उपयोग करके देखिए अपनी परीक्षा में, और आप पिछले प्रैक्टिस सेट उठाइए और आप उसमें भी लगा के देखिए, किताबों में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत आधा पेज का आपका सोल्यूशन दिया गया होगा, लेकिन यह सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 है, अंकित मूल्य उसका 4000 है, तो हमें बताना है डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। किसी वस्तु जो कि आपकी 4000 रुपये की थी उसे 2800 रुपये में बेच दिया, तो उसमें हमें कितने % का हमने डिस्काउंट दिया है, हमें यह ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इनका अंतर लेना है, ठीक है, MP और SP, ठीक है। MP दिया गया कितना आपका 4000, 1 2 3 रेशो से करेंगे हम इसे, ठीक है। और SP आ जाएगा आप कितना आपका 2800। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से जाएगा ये 10 बार, 4 से जाएगा ये 7 बार, ठीक है। अब आपने 10 की चीज़ आपने 7 में बेच दी, तो कितने का आपको नुकसान हुआ, मतलब कितने का आपने डिस्काउंट दिया, नुकसान नहीं डिस्काउंट दिया, आप बोलेंगे 3 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर। यह आ जाएगा आपका 10 और यह आ जाएगा आपका 100। 10 से आपका ये 1 जीरो कट जाएगा, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 30% का डिस्काउंट इसमें हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर होगा कि इसमें 30% का डिस्काउंट दिया गया है। यदि अंकित मूल्य 4000 था, विक्रय मूल्य 2800 है, मतलब 4000 की वस्तु को 2800 में बेच दिया, तो इसमें आपको 30% का इसमें डिस्काउंट दिया गया है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। हम करने वाले हैं सबसे बेहतरीन सवाल, कैसे करेंगे। एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 है तथा हानि प्रतिशत इसमें 32% है, और विक्रय मूल्य इसमें 3000 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको कुछ समझ में आया कि क्वेश्चन ने बोला क्या है, आप एक बार फिर पढ़िए। उसने बोला है कि आपका 1972 रुपये आपका विक्रय मूल्य है और उस पर 32% का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर यदि उसे 3000 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसने ये बोला है आपसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। 1972 में कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है। 1972 में
ये आपकी कोई वस्तु बेची जाती है, 32% का इसमें लॉस होता है। तो बेची कितने में जारी होगी, आप बोलेंगे ये बेची जा रही है आपकी 68 में बेची जा रही है, ठीक है, गुणा में आपका 100। इससे क्या होगा, हमें सीपी मिल जाएगा, ठीक है। 1972 तो रुपये में बेची जा रही है और 32% का इसमें लॉस हो रहा है, तो कितने में बेची जा रही होगी, 68 में। 17 से जाएगा ये 4 बार, 17 एकम 17, बचेगा आपका कितना 2, 17 एकम 17, बचेगा आपका 10, 17 छक्के 102। 4 से जाएगा ये 4 दूनी होता है आपका 8, 4 नाम 36। जो हमारा सीपी निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे 2900 रुपये। अब उसने बोला क्या है, यदि विक्रय मूल्य 3000 हो, 2900 की चीज़ यदि 3000 में बेचेंगे, 2900 की चीज़ यदि 3000 में बेचेंगे, ठीक है, 1 2 3, तो कितने % का प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा 2900 पर। हमेशा लाभ जो है आपका सीपी पर होता है, ठीक है, 2900 पर, गुणा में आपका 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 100/29, तो यह जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। 3 बार कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 3 बार। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि हमारा ऑप्शन किससे स्टार्ट है, तो वो आपका केवल ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा 3 से स्टार्ट है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आप सॉल्व करेंगे। आप देखना चाहते हैं कि यही उत्तर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा घुमा के प्रश्न आपसे पूछा था, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि 2 बार विक्रय मूल्य कैसे दिया गया है। बस उसने आपसे ये बोला था यदि विक्रय मूल्य 1972 है और 1972 में बेचने पर 32% का लॉस हो रहा है, तो उसे फिर 3000 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बस आपसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से दिया गया है, ठीक है। एक फुटबॉल टीम में 2 खिलाड़ी हैं, W और X, इनका औसत भार 42 किलोग्राम है और W, X और Y, जो कि Y आपका कोच है, उन तीनों का औसत भार आपका 55 है। तो हमें बताना है कोच का भार क्या होगा। बेसिकली हम इसमें योग निकालेंगे जैसे कि हम पिछले प्रैक्टिस सेट में निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो सीधा मैं लिख देता हूँ, 2 लोगों का औसत कितना दिया गया है, 42। यहाँ पर मैं W और X का नाम ना लिखते हुए 2 लोग हैं, W और X यानी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का औसत आपका 42 दिया गया है। तो योग कितना होगा, 42 दूनी कितना होता है, यह होता है आपका 84, ठीक है। अब उसके बाद में 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 55। तो इनका योग कितना होगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 1 16। तो आपसे पूछा है कि कोच का औसत भार कितना होगा। यदि मैं तीन लोगों में से 2 लोगों की संख्या घटा दूं तो हमें तीसरे व्यक्ति यानी कोच का औसत भार हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो घटा लेते हैं, 165 में से जब हम 84 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और 16 में से 8 गया तो बचेगा आपका 81। तो तीसरा व्यक्ति जो कि आपका कोच है उसकी औसत आयु कितनी है, वो है आपकी 81। बेसिकली मैंने 165 में से 84 माइनस किया है, 4 में से 5 गया 1, 16 में से 8 गया 8। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बस आपको उनका योग निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कमी वृद्धि से है, ठीक है। बस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का वो जोड़ दिया, ठीक है। 10% की एक साइकिल का मूल्य 10% की वार्षिक दर से घट रहा है, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है। तो क्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। माना कि उसका पहले जो क्रय मूल्य था वो हमारा ए था, जब हमें कुछ नहीं पता रहता तो उसे हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें 10% की दर से घट रहा है, तो 10% की आपकी फ्रैक्शन कितनी होती है, वह होती है आपकी 10 एकम 10, 10 दूनी 10 दाम 100, यानी 1/10। अब चूंकि आपकी 10% घट रही है तो 10 में से एक की वृद्धि एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, 9/10, ठीक है। वृद्धि होता तो 10 से 11 हो जाता, लेकिन कमी बोला है तो 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हमें 3 वर्ष तक करना है, 9 गुणा 10, 9/10 और 9/10, और बराबर में अब जो मूल्य कितना बचा है वो बचा है 10,935, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से जाएगा 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना 19, 9 दूनी 18, बचेगा आपका कितना 13, 9 एकम 9, 9 पौने 45, ठीक है। 5 2 7 8 और 1 9, फिर से 9 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 से जाएगा एक बार, 9 3 होता है 12 और 9 3 होता है कितना, आप बोलेंगे 27, बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 4, 9 पौने होता है आपका 45। 9 से फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 से जाएगा ये 15 बार, तो 15 हमारा ये बचा और इसका गुणा तिरक गुणा यहाँ पर होगा, तो 1 2 और 3 जीरो आपके लास्ट में लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट उत्तर होने वाला है। आप ऐसे वन लाइनर तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप रेशियो बनाकर जाएंगे तो आप रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10% की दर से घटता है, माना कोई वस्तु पहले 10 थी, अब उसमें 1 की कमी हुई तो वो हो गई 9, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, ठीक है। अब आप ऐसे निकालेंगे, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, फिर आपको मूल्य पता चल जाएगा। उससे अच्छा आप वन लाइनर तरीके से करें, वो बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका समय दूरी व चाल से दिया गया है, ठीक है। वैसे ही फॉर्मेट से हम सॉल्व करेंगे इसे। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी चाल हमेशा माइनस होती है, विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल ऐड होगी, ठीक है। अब वो एक ही दिशा में चल रही हैं 60 की चाल से और 95 की चाल से। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है। बेसिकली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मेट D बराबर S गुणा T। ये फॉर्मेट इतना अच्छा है कि आप एक ही लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, D बराबर दूरी हमसे पूछा है और चाल क्या दी गई है, 60 माइनस 95, 60 माइनस 95, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, 60 में से 95 गया, ये बचेगा आपका 35, ठीक है। 95 में से जब आप 60 घटाएंगे तो 35 आएगा, ठीक है। अभी आपका किलोमीटर में दिया गया है, अब और आपको समय सेकंड में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब आपको
आपको बड़े से छोटे में जाना होगा तो आप 5/18 का गुणा करेंगे, और जब आपको छोटे से बड़े में जाना होगा तो आप 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और समय कितना दिया गया है, यह दिया गया आपको 36 सेकंड, ठीक है, 36 सेकंड। 18 से जाएगा ये 2 बार, ठीक है, तो दूरी निकल करके आ गई 35 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी होता है 10, और 10 का गुणा जब 35 में होगा तो कितना आ जाएगा 350 मीटर। दूरी बराबर कितनी निकल कर आ गई 350 मीटर। और मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया है, और ये आपका फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त है भाई, आप इसका उपयोग जरूर करना, ठीक है। आप खुद बोलेंगे एग्जाम से निकलने के बाद कि मस्त आपका फॉर्मेट लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है, इसमें क्योंकि आपका डेटा बहुत कम दिया रहता है और सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सरल है। मैं आपको बताता हूँ, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। बेसिकली क्या करते हैं हम कि 25% का लॉस हो रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं, सीपी जो है और एसपी का हम रेशियो बना लेंगे, ठीक है। सीपी हमेशा आप याद रखना हमेशा 100% होता है, ठीक है, सीपी हमेशा 100% होता है। और एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो बेचा कितने में जाएगा, आप बोलेंगे 75 में बेचा जाएगा, ठीक है। 100 का 25% कितना होता है, वो होता है आपका 25 ही होता है। 100 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 75 आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से जाएगा ये 3 बार, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपको बता दूं नंबर सिस्टम से आपसे केवल विभाज्यता के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चांस में 99% चांस रहते हैं आपकी विभाज्यता के ही क्वेश्चन बने, ठीक है। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 4 प्लस 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए, ठीक है। अब 4 और 5 की मैंने विभाज्यता आपको पिछले एपिसोड में यानी पिछली सीरीज में आपको बता दी है, एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करा देता हूँ। 4 और 5, 4 की विभाज्यता कहती है कि आखिरी के 2 अंक हमारे 4 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। 5 क्या कहता है, आखिरी का इकाई अंक या तो 0 हो या स्वयं 5 हो, तभी वह आपका 5 से विभाज्य होगा। तो चेक कर लेते हैं ऐसी विभाज्यता किस में आ रही है, ठीक है। तो इसमें यदि मैं आपका 5 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 80, क्योंकि उसने बोला है ये 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 4 और 5 से विभाज्य हो जाए। तो 75 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब 94 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 99। 88 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपका 8 5 13 यानी 93। और 85 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 4 और 5 दोनों से भाग इसमें चला जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि किस में भाग जा रहा है। तो इसमें आपका 4 का भाग नहीं जा रहा है, ना 5 का भाग जा रहा है, ना इसमें 4 का भाग जा रहा है, ना 5 का भाग जा रहा है। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका केवल 5 का भाग जा रहा है लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब एक ही हमारी संख्या बची है जो कि 75 में हमने 5 जोड़ा 80, इसमें आपका 4 का भाग भी जा रहा है और आपका 5 का भी भाग जा रहा है। मैंने आपको विभाज्यता बता दी है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद इसका उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका परसेंटेज से है, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे कहेंगे L1 आपका 243 दिया गया है, L2 आपका 729 दिया गया है। तो L1 L2 से कितने प्रतिशत कम है। मैंने क्या बोला, जब भी आपका से आए तो आपको हमेशा बहुत संख्या आपको नीचे रखनी है, यदि आपका नीचे जो है L2 आएगा और ऊपर आपका L1 आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा आपका L1 रेशियो, यह आ जाएगा आपका L2 रेशियो 243 रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका 729, 9 से काट लेते हैं, 9 से जाएगा 9 दूनी 18 और 9 और कितना बचा आपका 6 बचा, 9 7 63। 7 से काट लेते हैं, 9 8 72 और 9 एकम 9। अब फिर 9 से काट लेते हैं, 9 से जाएगा ये 3 बार और 9 से जाएगा ये 9 बार। अब उसने आपसे बोला क्या है, L1 L2 से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6% कम है, ठीक है। अब क्या बोला है L2 से, तो L2 हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा L2 नीचे, और कितने प्रतिशत कम है L1, तो आप बोलेंगे 6% कम है, गुणा में आ जाएगा आपका 100। 3 से जाएगा ये 2 बार, 3 से जाएगा ये 3 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200/3, और 200/3 सभी को पता है कि कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 66 सही और 66.66 होती है, ठीक है। और वहीं आपकी 100/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है आपकी 33 सही, ठीक है, 33.33 या 33 सही 1/3। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, सॉरी 3rd हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है 66.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया हो, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो आपका रेशियो समय का होता है, ठीक है, जो रेशियो आपका समय का होता है जस्ट अपोजिट वो आपका किसका होता है, क्षमता का होता है, ठीक है। जो रेशियो आपका समय का दिया गया होता है उसका जस्ट उल्टा आपका क्षमता का रेशियो होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। विजय को रमेश से
यदि रमेश को 100 लग रहा है तो विजय को 40% अधिक यानी 140 लग रहा है। ठीक है, 2 से 20 से काटेंगे, 20 से जाएगा ये 5 बार, 20 से जाएगा ये 7 बार। ये आपका टाइम का रेशो है। तो हमारा क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 5 और 7। यह आ गया हमारा क्षमता का रेशियो। ठीक है, यह ऊपर आपका समय का रेशियो है, यही आपका नीचे क्षमता का रेशियो है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वो दोनों मिलकर एक दीवार को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 दिनों में काम कर सकते हैं कितनी क्षमता से, 7 5 12। ये आ गया हमारा कुल काम। अब बोला है विजय अकेले कितने दिनों में वो काम पूरा कर सकता है। विजय की क्षमता कितनी है, 5। 5 से यह जाएगा आपका 5 बार और 12 पंचे कितना होता है, ये होता है आपका 60। एक ही लाइन में आपने उत्तर दे दिया, कितना हो गया आपका 60। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कुल काम। ठीक है, तो 25 धाम होता कितना आपका 250 और 25 दूनी 50 यानी काम आ गया कितना, कुल काम आ गया हमारा 300। ये हमने कुल काम निकाल लिया। अब उसने बोला कितना है कि विजय अकेला उसी काम को कितने में करेगा, तो 300 कुल काम है और विजय की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से 6 बार यानी ये 60 दिनों में ये काम कर देगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 28। इससे अच्छा है कि आप ऊपर ही इसे बिना सॉल्व करे रहने दीजिए और जो भी उसने बोला जिससे भी काम कराना है आप उसे डायरेक्ट भाग दे दीजिए, तो आपको तरीका आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से दिया गया है। ठीक है, इसे करते हैं। और ब्याज बराबर क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ब्याज बराबर होता है, ठीक है, यह होता है आपका ब्याज, सॉरी दर बराबर, उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ये आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा आपका टाइम या रेट। ठीक है, जो भी आपको अगर समय पूछे तो आप यहाँ पर समय लिख दीजिए और यहाँ पर रेट लिख दीजिए, और दर पूछे तो आप यहाँ पर दर बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको कई प्रैक्टिस सेट में बताया है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे हम करते हैं, कैसे करेंगे, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, साधारण ब्याज उस धनराशि यानी आपका मूलधन का 2/5 है। मैंने क्या बोला कि पिछले प्रैक्टिस में क्या बताया था, प्रैक्टिस सेट में, कि जो पहले आए और जो ऊपर है वो उसकी वैल्यू हम उसे मान लेंगे और जो लास्ट में है उसकी वैल्यू हम सबसे नीचे वाली वैल्यू मान लेंगे। यदि आपका 2 ब्याज है, ठीक है, और मूलधन कितना 5 है, तो हमारा रेशो कितने निकल के आ गया 2/5 का। आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले आए उसको आपको ऊपर वाली वैल्यू माननी है और जो सबसे लास्ट में आए वो उसको आपको नीचे वाली वैल्यू माननी है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ब्याज कितना लगा है, 2 गुणा में आपका 100, ये आपका दर बराबर है। ठीक है, दर बराबर ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है वो है आपका 5। ठीक है, और समय कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका 10 वर्ष। अब आपको 1 मिनट में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 5 से जाएगा ये 2 बार, 2 का गुणा 2 में होगा, तो 4% की भाई साहब आपकी रेट निकल कर आ चुकी है। तो ये आपका फॉर्मेट बहुत बढ़िया है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में। और मैं आपको बता दूं इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो इसे हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, ओके। और उसने क्या बोला, यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है, 70% यदि वो अंक प्राप्त करता तो वह उत्तीर्णांक से 5% अधिक अंक प्राप्त करता, यानी 5 नंबर अधिक प्राप्त करता। ये आपका प्लस में है। अब जब हम इनको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। विलोपन विधि आपको याद हो गई होगी, 10वीं में हमने पढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा। तो 70 में से 20 जाएगा तो यह तो आ जाएगा कितना 50%। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, आप बोलेंगे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 20 और 5 25, तो 50% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आप बोलेंगे 25। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 25 और बटे में आपका 50% गुणा में आ जाएगा आपका 100। 50 से जाएगा ये 2 बार, 25 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे 50। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि यदि वह 20% अंक प्राप्त करता और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत है। यदि 50 से जाएगा ये 2 बार, ठीक है, 25 दूनी 50। ठीक है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हमें चाहिए हैं, तो यदि उसने 20% अंक प्राप्त किए, 50 में से उसने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो गया था, 20 अंकों से, 20 अंकों से फेल हो गया था, तो हम उसे 20 दे देंगे, क्योंकि हमें जब पता चल जाएगा उससे कि कितने कितने अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो यह जाएगा 20 से जाएगा ये आपका 5 बार और 5 से जाएगा ये 10 बार। ठीक है, तो 10 और प्लस आपका 20 यानी 30 अंकों की जरूरत है पास होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लाइट की कमी है तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं गई होगी। ठीक है, उसने बस कुछ नहीं बोला था, उसने बोला था आपको 20% प्राप्त करता है और 20 अंकों से वो फेल हो जाता है। यदि वो 70% अंक प्राप्त करे, ठीक है, और वो कितने 5 अंकों अधिक लाए, ठीक है, तो हमें क्या अंतर लेना पड़ता है, तो ऊपर माइनस है वो तो नीचे भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 50% का मान कितना आ गया, वो आ गया आपका 25। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 ऊपर जो कि अंक हैं और 50 नीचे आपका और गुणा में आपका 100। तो बस हमने निकाल लिया कि उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, बस ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है और इसे सिंपल तौर से ही सॉल्व करने वाले हैं हम, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसमें 444 में हम 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो यह जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3, बचेगा आपका कितना 14, 3 चौके होता है आपका 12 और बचेगा आपका कितना 2, 3 8 होता है आपका 24। इतना सॉल्व करने के बाद हमें जब 444 में 3 का भाग दिया तो 148 मिला, ठीक है। अब 1400 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 200 बार। 200 सत्ती कितना होता है 1400 माइनस का 51। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा, 4 का 4 और 2 और 1 3, इसमें से हमें 51 माइनस करना है, ठीक है। 8 में से 7 गया, ये 8 में से 1 गया तो बचेगा आपका 7, ठीक है। 14 में से 5 गए तो बचेगा आपका 9 और 2 ये बचेगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के हमारे पेट सेट के कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेट सेट आपका स्टार्ट होने वाला है 5 फेब से, तो उसमें भी आप जुड़ना ना भूलें। और सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो भी आप हमें बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।